आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रूस के Su-57 फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट को लेकर, जिसे एक समय भारत के लिए एक संभावित ऑप्शन माना जा रहा था। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या भारत वास्तव में इस एयरक्राफ्ट को खरीदेगा या फिर ये पूरा प्रोजेक्ट केवल चर्चाओं तक ही सीमित रह जाएगा। खास तौर पर ऐसे समय में जब पाकिस्तान लगातार चीन के J-35A स्टेल्थ फाइटर जेट को हासिल करने की कोशिशों में लगा हुआ है। अब अगर हम पूरी सिचुएशन को ध्यान से देखें तो यहाँ पर कहानी सिर्फ एक फाइटर जेट की नहीं है, ये कहानी है एशिया में बदलते एयर पावर बैलेंस की। क्योंकि आने वाले कुछ वर्षों में जिस देश के पास ज़्यादा एडवांस्ड स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होंगे, वही क्षेत्रीय एयर सुपीरियोरिटी में बढ़त हासिल करेगा। चीन पहले से ही J-20 जैसे फिफ्थ जनरेशन प्लेटफॉर्म को ऑपरेट कर रहा है और अब पाकिस्तान की नज़र J-35A पर बताई जा रही है। ऐसे में भारत के सामने भी ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या केवल चौथी पीढ़ी के अपग्रेडेड फाइटर जेट्स भविष्य की चुनौतियों के लिए पर्याप्त होंगे। अब यहाँ पर रूस का Su-57E फिर से चर्चा में आ गया है। रूस लगातार इस एयरक्राफ्ट को भारत के सामने प्रमोट करता रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार रूस भारत को केवल एयरक्राफ्ट बेचने की बात नहीं कर रहा, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लोकल प्रोडक्शन जैसे विकल्प भी ऑफर कर रहा है। यानी कोशिश ये दिखाई जा रही है कि भारत को सिर्फ ग्राहक नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म पार्टनर बनाया जाए। अगर आप Su-57 प्लेटफॉर्म को देखें तो ये रूस का सबसे एडवांस्ड स्टेल्थ फाइटर जेट माना जाता है। इसमें सुपर मैन्यूवरेबिलिटी, लॉन्ग रेंज एयर टू एयर कॉम्बैट, एडवांस सेंसर फ्यूजन और हाई पेलोड जैसी क्षमताएं मौजूद हैं। रूस का दावा है कि यह एयरक्राफ्ट मल्टी रोल मिशंस के लिए डिजाइन किया गया है और आधुनिक एयर डिफेंस नेटवर्क के खिलाफ भी प्रभावी तरीके से ऑपरेट कर सकता है। लेकिन असली सवाल ये है कि भारत अभी तक इस प्रोजेक्ट को लेकर पूरी तरह आगे क्यों नहीं बढ़ा। दरअसल इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। पहला कारण है स्टेल्थ कैपेबिलिटी को लेकर पुराने सवाल। भारतीय वायुसेना पहले भी इस प्लेटफॉर्म के रडार, क्रॉस सेक्शन और इंजन पर चिंता जाहिर कर चुकी है। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रूस की डिफेंस इंडस्ट्री पर भी भारी दबाव पड़ा है। ऐसे में ये चिंता भी मौजूद है कि क्या रूस समय पर बड़े स्केल पर एयरक्राफ्ट डिलीवर कर पाएगा या नहीं। दूसरी तरफ भारत खुद भी अपने इंडिजिनस एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA प्रोग्राम पर तेजी से काम कर रहा है। भारत की कोशिश साफ दिखाई देती है कि लंबी अवधि में विदेशी निर्भरता कम की जाए और अपना खुद का फिफ्थ जनरेशन प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए। लेकिन यहाँ समस्या टाइमलाइन की है, क्योंकि AMCA को पूरी तरह ऑपरेशनल होने में अभी कई साल लग सकते हैं। यही वजह है कि कई डिफेंस एक्सपर्ट्स ये तर्क देते हैं कि भारत को एक स्टॉप गैप सॉल्यूशन की आवश्यकता पड़ सकती है। यानी जब तक AMCA तैयार नहीं हो जाता, तब तक सीमित संख्या में किसी फिफ्थ जनरेशन प्लेटफॉर्म को शामिल किया जा सकता है। और इसी चर्चा में Su-57E का नाम बार बार सामने आता है। अब यहाँ पाकिस्तान फैक्टर भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर भविष्य में पाकिस्तान वास्तव में चीनी J-35A हासिल कर लेता है तो दक्षिण एशिया में पहली बार ऐसा होगा जब भारत के दोनों प्रमुख प्रतिद्वंद्वियों चीन और पाकिस्तान के पास स्टेल्थ प्लेटफॉर्म मौजूद होंगे। ऐसी स्थिति में केवल Su-30 MKI अपग्रेड और रफाल पर निर्भर रहना लंबे समय में पर्याप्त होगा या नहीं, ये एक गंभीर रणनीतिक बहस का विषय बन चुका है। हालांकि यहाँ एक और दिलचस्प बात देखने को मिलती है। भारत पारंपरिक रूप से किसी भी विदेशी प्लेटफॉर्म को खरीदने से पहले उसकी लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी, सपोर्ट चेन और जियोपॉलिटिकल रिस्क को बहुत गंभीरता से देखता है। रूस के साथ भारत के संबंध मजबूत जरूर हैं, लेकिन आज की वैश्विक स्थिति पहले जैसी नहीं रही। अमेरिका के प्रतिबंधों का खतरा, सप्लाई चेन की समस्याएं और रूस की युद्धकालीन प्राथमिकताएं भी इस पूरे समीकरण को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि भारत रूस के साथ पूरी तरह दरवाजा बंद नहीं करना चाहता। यानी भारत शायद अभी वेट एंड वॉच रणनीति अपना रहा है। अगर भविष्य में पाकिस्तान का J-35A प्रोग्राम तेजी पकड़ता है और AMCA में देरी होती है, तो संभव है भारत सीमित संख्या में किसी विदेशी स्टेल्थ प्लेटफॉर्म पर विचार करे। लेकिन फिलहाल स्थिति यही दिखाई देती है कि Su-57E एक तरह से लिम्बो में फंसा हुआ है। न भारत ने इसे पूरी तरह स्वीकार किया है और न ही पूरी तरह अस्वीकार। आने वाले कुछ वर्षों में दक्षिण एशिया की एयर पावर पॉलिटिक्स किस दिशा में जाती है, ये काफ़ी हद तक इसी बात पर निर्भर करेगा कि भारत अपने फिफ्थ जनरेशन फाइटर रोड मैप को कितनी तेज़ी से आगे बढ़ा पाता है।